स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। आशा करते हैं इन सभी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को डिफाइन करना है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको डिफाइन करना है। तो ये जो होती हैं वो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है, जो कि गांव में स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व रेफरल सेवाएं प्रदान करती हैं। साथ ही योजना के अंतर्गत प्रजनन वर्ग की महिलाएं जो कि 1845 वर्ष या उससे अधिक की होती हैं, जो भी प्रजनन करा सकती हैं, साथ ही स्तनपान करा रही माँ वो 5 साल से छोटे बच्चों को सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं वो प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य, साथ में शिक्षा व रेफरल सेवाएं प्रदान करती है। और ये जो होती हैं वो प्रजनन वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, साथ ही स्तनपान करा रही माँ और 5 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये देखभाल या सेवा को प्रदान करती हैं। ठीक है, ये एक स्वास्थ्य गाइड की तरह ही कार्य करती हैं, जिसे 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही इसे प्रति माह 1500 रुपये भी मानदेय दिया जाता है। इनका जो मानदेय है यानी जो मासिक वेतन है वो 1500 रुपये है और 4 माह का इनका प्रशिक्षण दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। ये एक ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड की तरह कार्य करती है, जिनका कार्य स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व रेफरल सेवा प्रदान करना, साथ ही प्रजनन वर्ग की महिलाएं, साथ ही स्तनपान कर रही माँ और 5 साल तक के छोटे बच्चे को ये स्वास्थ्य शिक्षा या सेवा प्रदान करती हैं। अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व अथवा कार्य। ठीक है, तो पहला पूरक आहार देना, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं, साथ ही 0 से 7 वर्ष ठीक है के बाल को, किशोर व किशोरियों को पूरक आहार देना और सप्ताह के भोजन की सूची बनाना और उसी के अनुसार उचित आहार प्रदान करना इनका मेन काम होता है। साथ ही कुपोषित बच्चों के आहार का उचित ध्यान रखना, पूरक आहार के बारे में लोगों को बताना, कुपोषण वाले बच्चे को सीएससी या पीएससी में रेफर करना, ये इनका कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है इनका टीकाकरण करना। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण की जानकारी रखना और लोगों को बताना, साथ ही 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण हेतु पंजीयन कराना और साथ ही उनका टीकाकरण भी सुनिश्चित करना। तीसरा होता है वृद्धि निगरानी यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग। जो भी बच्चे हैं उनका सही जन्म तिथि या वजन लिखना, उनके वृद्धि रेखा से बच्चे के वृद्धि को नापना, कुपोषित बच्चे का पता लगाना और बच्चों के वृद्धि के बारे में माता पिता को सही जानकारी देकर परामर्श करना भी ये उनका मेन उद्देश्य होता है या कार्य होता है। साथ ही इनका कार्य स्वास्थ्य सेवाएं भी देना होता है, जिसमें ये शिशुओं या माता के पोषण के साथ साथ टीकाकरण, आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां का वितरण करती हैं और स्वास्थ्य संबंधी जाँच, स्तनपान कराने वाली माताओं को शिक्षा देना और बीमार तथा कुपोषित बच्चे को समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था करना या रेफरल करना भी इनका स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत ये कार्य आता है। साथ ही इनका कार्य रेफरल करना भी होता है, जिनमें प्रसूति, उल्टी, दस्त, पीड़ित बच्चे, बुखार या अन्य रोग जो रोग होते हैं गंभीर रोग, उनसे रोगियों को पीएससी या सीएससी या जिला अस्पताल के लिए रेफर करना इनका कार्य होता है। साथ ही रोगियों को भेजने की व्यवस्था करना और हो सके तो उनके साथ जाना भी इनका मेन कार्य होता है। और भी इनका कार्य है, जैसे समुदाय में संबंध कैसा है उसका भी ब्यौरा रजिस्टर में लिखना, सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, परिवार का ब्यौरा लिखना और गृह मुलाकात करना यानी होम विजिट करना, 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं, गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराई रही माताओं का विशेष ध्यान रखना, होम विजिट के दौरान स्वच्छता व साफ सफाई के बारे में बताना और समुदाय के लोगों से मेल मिलाप रखना, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, और उन्हें समय समय पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करना इनका कार्य होता है। साथ ही राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य प्रोग्राम है या अन्य प्रोग्राम है उनमें सहयोग देना और इसको जन जन तक पहुंचाना। साथ ही समाज में जो भी कुप्रथा है जैसे बाल विवाह, इनको भी रोकने में ये सहायता प्रदान करती हैं। 8वां होता है आंगनबाड़ी सेंटर की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इनका कार्य जो होता है वो आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, केंद्र के सभी रिपोर्ट या रिकॉर्ड को तैयार रखना, केंद्र की जानकारी समय समय पर अधिकारियों को भेजना, अधिकारियों व सुपरवाइजरों के आदेश का पालन करना। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रमुख भूमिका प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य व टीकाकरण तथा परिवार नियोजन में सहयोग देना भी होता है। तो ये जो हो गया वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या क्या कार्य है या उनके क्या कार्यों का महत्व है उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सामुदायिक नर्स के गुण। ठीक है, यानी सामुदायिक नर्स जो होती हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला, ईमानदारी और निष्ठा,
होना चाहिए सामुदायिक नर्स में। दूसरा, अनुशासन और आज्ञा पालन भी होनी चाहिए। साथ ही सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक निरीक्षण भी इनमें आना चाहिए और इनमें तकनीकी योग्यता भी बहुत जरूरी होता है। साथ ही विश्वसनीय एवं समन्वयशीलता भी इनमें बहुत ज़्यादा जरूरी है और विश्वास प्रेरित करने की योग्यता अपने साथियों के प्रति स्नेह भी इनमें होना चाहिए। ठीक है। साथ ही युक्तिपूर्णता, समय, सामग्री एवं ऊर्जा की मितव्ययता, शालीनता एवं गरिमा, सहानुभूति, संवेदना, व्यवहार कुशलता एवं संतुलन, बुद्धिमत्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान, धैर्य एवं विनोद प्रियता, मानसिक अच्छा होना तथा शारीरिक स्वस्थता भी इनमें जरूरी होता है। और भी होता है उदारता। ठीक है। तो ये होता है सामुदायिक नर्स का गुण। ठीक है, जिसमें ईमानदारी और निष्ठा के साथ साथ अनुशासन एवं आज्ञा पालन भी होना चाहिए। इनमें सतर्कता और बुद्धिमत्ता पूर्वक निरीक्षण भी आना चाहिए। साथ ही तकनीकी योग्यता इनमें होनी चाहिए तथा विश्वसनीय एवं समन्वयशीलता भी इनमें होनी चाहिए और विश्वास प्रेरित करने की योग्यता, अपने साथियों के प्रति स्नेह, युक्तिपूर्णता, समय, सामग्री एवं ऊर्जा की मितव्ययता, शालीनता एवं गरिमा, सहानुभूति, संवेदना, व्यवहार कुशलता एवं संतुलन, साथ ही बुद्धिमत्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान भी इनमें जरूरी होता है। साथ ही धैर्य एवं विनोद प्रियता, अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य और उदारता भी इनमें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है घटना दर यानी इंसिडेंस रेट। ठीक है। किसी क्षेत्र में किसी बीमारी के कुल नए मरीजों की संख्या ही घटना दर कहलाती है। यानी किसी बीमारी के कारण अगर कुल नए मरीज आ रहे हैं या नए मरीज मिल रहे हैं तो उसी को हम लोग घटना दर के नाम से जानते हैं, यानी इंसिडेंस रेट बोलते हैं। ठीक है। किसी क्षेत्र का इंसिडेंस रेट का कम या अधिक होना वहाँ के स्वास्थ्य स्तर को दर्शाता है। अगर इंसिडेंस रेट कम हो तो वहाँ जो है स्वास्थ्य बेहतर है और अधिक हो तो वहाँ पे स्वास्थ्य जो है उसका स्तर बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ठीक है, या कम होता है। अगला है फैलाव दर। ठीक है। अगला है फैलाव दर, जिसे हम लोग प्रिवेलेंस रेट बोलते हैं। अभी हम लोग ने देखा घटना दर, अगला है फैलाव दर। ठीक है। तो किसी क्षेत्र में किसी बीमारी से ग्रसित कुल मरीजों की संख्या फैलाव दर कहलाती है। यानी कोई बीमारी कितने लोगों तक फैला इसके बारे में जो जानकारी एकत्रित की जाती है या संख्या होता है उसी को हम लोग फैलाव दर बोलते हैं। ठीक है। इसमें उस बीमारी के कुल मरीज नए तथा पुराने को शामिल किया जाता है। ठीक है। फैलाव दर जो होता है वो किसी बीमारी से ग्रसित कुल मरीजों की संख्या एक क्षेत्र में कितनी है उसी को हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जैव सांख्यिकी में सामुदायिक नर्स की क्या भूमिका होती है। ठीक है। यानी जो वाइटल स्टैटिक्स लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को मिस किया है तो जाके हमारे प्ले लिस्ट से जाके और उसको देख सकते हैं। तो वाइटल स्टैटिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो उसी के बारे में क्या रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का वाइटल स्टैटिक्स में, उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो पहला, नर्स जो होती है अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करती हैं, जिनका विश्लेषण एवं व्याख्या से जैव सांख्यिकी तैयार होता है। ठीक है। यानी जैव सांख्यिकी यानी वाइटल स्टैटिक्स को तैयार करने में सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका नर्स का होता है, जो कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करती है, उनका विश्लेषण करती हैं और उनकी व्याख्या करके और वाइटल स्टैटिक्स तैयार करती हैं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवाओं के क्रियान्वयन के दौरान नर्स विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करती हैं। ठीक है। जो भी उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ लेने के लिए आ रहे हैं या फिर कोई पेशेंट आ रहे हैं तो उसका वो रिकॉर्ड तैयार करती है। ये रिकॉर्ड उन स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले रोगियों की व्यक्तिगत जानकारी, उनके रोग के निदान एवं दिए गए उपचार से संबंधित होता है, जैसे रोगी की उम्र, लिंग, व्यवसाय, धर्म, शैक्षणिक स्तर, बीमारी का नाम, उपचार पद्धति, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है। जो भी रोगी का उम्र है या फिर जो भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं उससे हम लोग वाइटल स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। साथ ही गृह मुलाकात यानी होम विजिट के दौरान नर्स जो होती है विभिन्न तथ्य एकत्रित करती हैं, जो समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं का आकलन कर उसी अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में उसकी मदद करती है। साथ ही ये तथ्य जो होते हैं वह जैव सांख्यिकी तैयार करने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। यानी होम विजिट के दौरान जो भी हम लोग आकलन करते हैं या फिर जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसका बहुत ज़्यादा भूमिका होता है जैव सांख्यिकी को तैयार करने में। अगला है, नर्स विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का अपने स्तर पर वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या करती है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करती है। ठीक है। जो भी हम लोग इकट्ठा करते हैं कोई भी जानकारी तो उसका हम लोग अपने तरह से वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं और उसी अनुसार हम लोग जो भी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं उसका नियोजन तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। अगला होता है, नर्स अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को यानी अपने स्तर पे जो भी कर्मचारी हैं या अपने नीचे के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं,
उनके जैव सांख्यिकी के महत्व के बारे में बताती है तथा इससे उनकी भूमिका से भी अवगत कराती है। साथ ही वह इन्हें स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न तथ्यों को शुद्धता के साथ एकत्रित करने की भी सलाह देती है। यानी अपने साथ जो भी कर्मचारी हैं उनको वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताती हैं और साथ ही बिना किसी अशुद्धता के उसको नोट करने के लिए बोलती हैं। साथ ही नर्स जैव सांख्यिकी संबंधित तथ्यों के एकत्रीकरण में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती हैं तथा उनके द्वारा एकत्रित किए गए तत्वों का अवलोकन भी ये करती हैं। साथ ही नर्स विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित सर्वेक्षणों में भाग लेती हैं तथा विभिन्न प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण करती हैं जो कि जैव सांख्यिकी तैयार करने में काफ़ी सहायक होती हैं। साथ ही वह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का जैव सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाती हैं और नर्स जो होती हैं समुदाय के लोगों को वाइटल स्टैटिस्टिक्स के महत्व से अवगत कराती हैं तथा उन्हें इस प्रक्रिया में वांछित सहयोग देने के लिए भी प्रेरित करती हैं। वह समुदाय के लोगों को उनके परिवार में होने वाली जैविक घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह इस सब का पंजीकरण कराने के लिए भी प्रेरित करती है। ठीक है, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में एक नर्स का जो भूमिका होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है। यही जो होती हैं वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स को तैयार करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य संबंधित है उनका लिस्ट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो पहला है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO बोलते हैं, तीसरा केयर जिसे का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, यानी केयर का फुल फॉर्म कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। साथ ही USAID जिसे USAID बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट एजेंसीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे कार्य करती है जिसे हम लोग USAID बोलते हैं। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। साथ ही एक और एजेंसी होती है जिसे हम लोग इंटरनेशनल रेड क्रॉस बोलते हैं। साथ ही यूनिसेफ जो बच्चों पे आधारित होती है। ठीक है, यूनिसेफ। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और संयुक्त राज्य जनसंख्या गतिविधि कोष यानी यूनाइटेड स्टेट फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी यानी UNFPA। साथ ही फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, कोलंबो योजना, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, सीडा यानी स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी यानी ODA, ये होती हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।